इसके जो इनकम टैक्स पेयर है उसकी सबसे ज़्यादा जो उसकी चिंता होती है कि परिवार का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, और ये जो दो अहम आवश्यकता है उसकी, इन दोनों के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार की जो व्यवस्था है शिक्षा की या स्वास्थ्य की, उन व्यवस्था में उसे वैसी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। टैक्स की जो सरकार के पास एक टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश यही रहती है कि जो लोग दे रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लो। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रेशर में आता है वो सैलरीड क्लास आता है। इसका रीज़न है कि जिस वर्ग से टैक्स आ रहा है उस वर्ग से ही ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कवायद करती रही है सरकार। सैलरीड क्लास जो है हमारे देश में, उसके पास टैक्स बचाने का कोई चारा नहीं है। उसका एक एक पैसे का रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास होता है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के 132 करोड़ में से 8.27 करोड़ लोग ही आयकर भरते हैं। यहाँ इन आंकड़ों के साथ ये भी बताया गया है कि अमेरिका के 45% आबादी टैक्स देती है। यहाँ टैक्स देने वालों की कम संख्या होने के पीछे देश में टैक्स कल्चर का अभाव है। मैं टैक्स क्यों दूं जैसी भावना, टैक्स को बोझ समझने की मनोवृत्ति जैसे कारण गिनाए गए हैं। साथ ही कारण बताकर लोगों को ऐसी मानसिकता छोड़ने और टैक्स कल्चर विकसित करने का संकल्प लेने की अपील की गई है। खैर, इसकी वजह क्या है, हम हमारे संपादक जनसत्ता.com के संपादक विजय कुमार झा से जानते हैं। सरकारी स्तर पर अगर हम बात करें तो सरकार टैक्स व्यवस्था को सरल करने में अभी तक ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही है, और यही कारण है कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की जो कोशिश ज़रूरत हर सरकार बताती है, बट इस फ्रंट पर कुछ सक्सेस नहीं हो पा रही है सरकारें। हेल्थ केयर सेक्टर का उदाहरण अगर आप ले लें तो हेल्थ केयर सेक्टर लगातार पिछले कई सालों से उसका साइज जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है। और कोरोना के समय देखें, कोरोना के समय जबकि हेल्थ इमरजेंसी थी तो उस समय भी ऐसे हालात थे कि सरकारों का, राज्य सरकारों का भी, केंद्र सरकार का भी अस्पताल पर, हेल्थ केयर सेक्टर पर कोई अंकुश नहीं रह पाया था। वो जितना चाहे उतना पैसे वसूल कर रही थी मरीजों से, ऑक्सीजन के नाम पर, रेमडेसिविर के नाम पर, या और भी तरह तरह की। और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरह से उस समय ठप हो गई थी। हालांकि उस समय प्रेशर भी ज़्यादा था, बट सामान्य स्थिति में भी अगर आप देख लें तो किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा में चले जाएं, राज्य स्तर के अस्पताल में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ भी आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी, और उसके लिए लोगों को प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है। 50 से 70% गाँव की भी ऐसी आबादी है जिसको कि प्राइवेट सेक्टर पर ही निर्भर होना पड़ता है, ख़ास करके अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो ये जो मजबूरी है लोगों की कि टैक्स भी हम दे रहे हैं, टैक्स सरकार कहती है कि आप अगर टैक्स देंगे तो आपको उसके बदले में सरकार सुविधा देती है, लेकिन वो सुविधा जो है वो सुविधा टैक्स देने वाले को नहीं मिल पाती है। इसका दो कारण है। एक तो वो सुविधा उस स्तर की नहीं है, और दूसरी बात, जो सरकार सुविधा दे रही है हमारे यहाँ ज़रूरत इतनी ज़्यादा है। सपोज अगर हमने 10 लाख लोगों के लिए सुविधा दी तो सुविधा लेने की ज़रूरत जो है वो 50 लाख लोगों को है, तो वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से सुविधा नहीं मिल पाती है और लोगों को ये लगता है कि हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। साल 2021 में प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर को 9,995.06 अरब रुपए का आंका गया था, और अनुमान है कि ये 2027 तक 25,429.49 अरब रुपए हो जाएगा। साल 2022-23 में 17 दिसंबर तक सरकार ने 11,35,754 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर के तौर पर वसूले। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये रकम 9,47,959 करोड़ रुपए थी। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन देने पर ही करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर टैक्स देने के बाद भी सुविधाओं का अभाव क्यों है? तो वो जो डाटा है लेटेस्ट, उसमें 7% से भी कम लोग टैक्स देते हैं। तो जितने लोग टैक्स देते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें कार की संख्या कितनी है इस देश में, तो वो संख्या ज़्यादा आपको मिलेगी। और अगर हम पिछले सेंसस को भी लें तो पिछले सेंसस के हिसाब से हमारी आबादी लगभग इतनी थी, और इस आबादी के लिहाज से
इतने कम लोगों का टैक्स देना, वो अपने आप में जो सरकार आंकड़ा दे रही है, वो सरकार ये बताती है कि यहाँ पर टैक्स कल्चर विकसित नहीं हो रहा है। देखिए, टैक्स तो वैसे हमारे यहाँ दो मेन, अगर हम कहें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट अगर उसका और क्लासिफिकेशन करें तो तकरीबन 18 तरह के टैक्स यहाँ पर लोगों को देने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को। अब जैसे मान लीजिए आपने अगर इनकम है आपकी एक लिमिट जो सरकार ने तय कर रखी है, उसके बाद तो आपको इनकम पर टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपने उस इनकम में से कुछ बचत कर ली है तो उस बचत पर अगर आप कुछ कमाई कर रहे हैं तो फिर आपको उस पर टैक्स देना है। आपने गाड़ी खरीदी, आपको रोड टैक्स देना पड़ रहा है, और फिर जब आप रोड पर चलेंगे तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो एक मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम है। फिर सामान आप खरीद रहे हैं, जो पैसा आपने कमाया उस पैसे पर आपने टैक्स दे दिया, फिर उस पैसे से सामान खरीद रहे हैं, कुछ सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो आप उसके लिए भी टैक्स दे रहे हैं। तो मल्टी लेयर जो टैक्सेशन है वो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो उससे लोगों को एक राहत की बात हो सकती है, और शायद अगर टैक्स का बोझ उससे कम हो सकता है लोग टैक्स देने के लिए भी आगे आएँ। जैसे हमने बताया कि अभी 18 तरह के टैक्स लग रहे हैं, तो एक तो उसकी संख्या कम से कम की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आप एक अगर टैक्स एक ही चीज़ के लिए, जैसे जो हमने कमाई जो हमने की उस कमाई पर हमने आपको टैक्स दे दिया, और फिर उससे हमने बचत की, तो उस पर भी अगर आप हमें ब्याज दे रहे हैं, आप हमारा पैसा लेके और हमें उस पर ब्याज दे रहे हैं, फिर उस ब्याज पर हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा किस तरह से रैशनलाइजेशन हो। दूसरी एक बात यह है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ नहीं डालकर जो लोग नहीं दे रहे हैं उसको इस दायरे में कैसे लेकर आया जाए। तो ये अगर सिस्टम ख़त्म किया जाए या उसको इसकी खामी को दूर किया जाए तो इसका जो है फ़ायदा सरकार को भी टैक्स वसूली के रूप में देखने को मिल सकता है, और जनता भी हो सकता है टैक्स देने के लिए आगे आ सकती है।